So this polynomial was given and they have said that the roots are in ratio 2:3. तो मैंने immediately लिख लिया उसको 2x and 3x because they are in the ratio 2:3. और फिर मैंने लगा दिया सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जो सम ऑफ रूट्स है वो होता है -b/a। तो यहां पे वो कितना हो जाएगा, b/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा वो हो जाएगा c/a, दैट विल बिकम c/1। और उसके बाद फिर मैंने x की वैल्यू को हटा दिया। 6x² = c है प्रोडक्ट ऑफ रूट से। x की वैल्यू है कितनी, b/5 ना। उस वैल्यू को पुट कर दिया बस। बताओ आने। एक्चुअली अब मैं अलग तरीके से कर रही हूँ। मैं इंस्टेड ऑफ 2x अल्फा को लेके मैंने 2 अल्फा 3 कर। तो रेशियो में है ना, तो हम हमेशा जैसे दो लोग की एज का रेशियो गिवन होता है तभी तो हम यही कर लेते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू रियल नंबर्स। आप लोग को रैशनल नंबर इररेशनल नंबर याद है ना क्लास 9 से। और थोड़ा सा चैप्टर शुरू तो वहीं से होता है और फिर आ जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये लिखो जरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? हम्म, तो लिखो थ्योरम, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed as product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur. तो इसका ये मतलब है कि जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कुछ भी ले लो, लेट अस टेक 18, ठीक है। तो 18 को मैं 2 × 3 × 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको फैक्टराइज करके मैं लिख सकता हूं। और तो ये वैसे हमें लगता है ना कितनी ऑब्वियस बात है, बट मैथ्स में क्या होता है कि अगर आप कोई बात इस तरीके से बोल रहे हो कि ऐसा मैं हर नंबर के लिए कर सकता हूं, तो उसका बहुत ही रिगरस प्रूफ देना पड़ता है कि दिस इज ट्रू फॉर एवरी नंबर, चाहे वो कितना ही ऑब्वियस क्यों ना दिख रहा हो। जैसे 1+1 को हम 2 लिख पाते हैं, इसके पीछे भी बहुत ही फंडामेंटल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है।
जो कि फिर आपको आराम से पढ़ाई जाती है कि आप हैबिचुअल हो जाते हो कि 1 + 1 = 2। बट इन एवरी टाइप ऑफ space 1 + 1 is not 2. For example, if 1 and 1 are vector quantities, 1 और 1 का resultant √2 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो this is one type of algebraic mathematics in which you see that 1 + 1 = 2. तो इसका पहला rigorous proof गॉस ने दिया। गॉस इज लाइक, अगर आप मैथमेटिक्स के किसी भी मॉडर्न आदमी को भी देखोगे और फिर उसके पीछे चलते चले जाओ, उसका गाइड, उसका गाइड, उसका गाइड, यू विल एंड टू गॉस। हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक ठीक है ठीक है। आ गई। ठीक है ठीक है। तो ये पहली बात तो ऐसा किया जा सकता है हर नंबर के लिए, और दूसरी बात यह है कि ये यूनिक है। मतलब जैसे तुम ऐसे फैक्टर करोगे तो ऐसा नहीं किसी टाइप का दूसरा फैक्टर भी कर सकते हो, इट इज यूनिक। वो यूनिकनेस सिर्फ एक चीज में नहीं है कि कोई 3 पहले लिख देगा कोई 2 बाद में लिख देगा, वो यूनिकनेस नहीं है। बट अदरवाइज दिस फैक्टर इज यूनिक। समझ गए? दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, प्रूव्ड बाय गॉस। तो लिखो इन जनरल, अभी तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बता दिया ना आपको। इन जनरल, अगर कोई कंपोजिट नंबर है x, तो इसको मैं P1 P2 P3 डैश 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 Pn के फॉर्म में लिख सकता हूं। वेयर P1 P2 Pn आर प्राइम्स written in ascending order. It doesn't necessarily happen. Now I am telling you to do it like that. Okay, you have to now write it in ascending order. So for example, 32760, जरा फटाफट निकालना इसके प्राइम्स। हम्म। हम इसलिए डिसाइड कर रहे हैं कि असेंडिंग लिखो ताकि फैक्टराइजेशन भी यूनिक हो जाए और ऑर्डर भी फिक्स हो जाए। तो यूनिकनेस 100% हो गई ना। पहले किस लिए यूनिकनेस में प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी बताओ? यूनिकनेस में प्रॉब्लम वहां आ रही थी कि कोई उसको पहले लिख देगा कोई बाद में लिख देगा। यस और नो? ऑर्डर को बदल सकता था ना, लेकिन अब ऑर्डर फिक्स हो गया। अब नहीं लिखना है, अब छोटे को पहले लिखना है और बड़े को बाद में लिखना है। असेंडिंग डन। हाँ, 5 2 2 2 3 3 7 13।
तो अब इसको लिखो, सबसे छोटा 2 है, 1 2 3 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 है 2 टाइम्स, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 13 है। तो अब ये यूनिक फैक्टराइजेशन हो गया। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया ना। अब ये बहुत सिंपल सी बात है, बट इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के। तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स। और फर्स्ट, ये सबने लिख लिया? फर्स्ट एग्जांपल इज, ये एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 करना है सबको। कंसीडर द नंबर 4 to the power n, where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with a digit 0. Is there any value like that? जैसे तुम्हारे पास है 4 to the power n, इसको लिखना है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 into 2 फैक्टराइजेशन में। और ये यूनिक है, यानी इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। तो उसके बाद ये हो जाएगा 2 to the power 2 to the power n, और ये हो जाएगा 2 to the power 2n। अब 2 to the power 2n आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंदर 4 to the power n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 हो गया। भाई, अभी हमने लिखा था ना 2 to the power this, 3 to the power this, ऐसे करके तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा था। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर क्या हो गया? 2। तो लिख लो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n इज 2। 2 की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, दैट इज अनदर क्वेश्चन। सो 0 विल नॉट कम एट द एंड। मतलब 4 to the power n विल नेवर एंड विद 0। ये बात समझ आई या नहीं आई? नहीं आई? भाई जैसे तुम्हारे पास था 4 to the power 2, क्या था? n। अब तुम्हें देखना है कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसमें ये जो टोटल डिजिट है वो उसके लास्ट में 0 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 to the power मान लो 3 लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 4 into 4 into 4, तो ये 64 हो गया। तो लास्ट डिजिट में तो 4 है। तो क्या n कोई ऐसा नेचुरल नंबर आ सकता है कि ये लास्ट वाली डिजिट 0 हो जाए? इसको देखने के लिए मैंने क्या किया कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, 2 to the power 2n। अब इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 2 हो गया।
टू इज द प्राइम फैक्टर। समझ रहे हो? तो n की कोई वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती कि जिसके लास्ट में जीरो आ जाए, क्योंकि यहां पे देखो 2n आ गया है। अब तुम जैसे मान लो n की कोई वैल्यू लो, जैसे मान लो कितनी, 3, तो वो 6 हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 64 आ जाएगा। अगर मुझे लास्ट में जीरो चाहिए तो उसके लिए टू को, जैसे मान लो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ऐसे करके चलता जा रहा है। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है जिसमें लास्ट में जीरो आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आ जाता जिसमें 2 भी होता और 5 भी होता, तो वो मल्टीप्लाई होके 10 दे देता, तो लास्ट में जीरो आ जाता। बट इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन ही 2 है। ठीक है, तो ये लाइन लिख लो समझने के लिए। ओनली टू इज अ प्राइम फैक्टर, ये लिखो जरा। ओनली टू इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 to the power n, and arithmetic theorem guarantees that there is no other prime factor, क्योंकि अर्थमेटिक थ्योरम यूनिक है। ड्यू टू यूनिकनेस ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम, देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, तुमने एक प्राइम फैक्टर निकाल लिया ना, अब वो यूनिक है। यूनिक का मतलब होता है कि अब दूसरा नहीं आ सकता। फ्रैक्शन से 10 कैसे आ जाएगा? नहीं नहीं, ये जो प्राइम फैक्टर है इसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए ना। ये तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, उसमें वो नंबर फ्रैक्शन में कभी नहीं होता। लिखो कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एचसीएफ, कैलकुलेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज डन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो तुम्हें पता नहीं होता कई बार कि तुम जो मेथड लगा रहे हो वो एक्चुअली क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है। अच्छा, दिया जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मान लो 50 होता और कहा जाता कि बताओ 50 के लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, मान लो तुम्हें पता नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 50 का जब तुम प्राइम फैक्टर करते तो क्या आ जाता? एक तो 2 आता और एक 5 आता। भाई 50 में क्या आएगा? 2 into 5। तो 2 into 5 10 नहीं हो जाएगा? तो उसके लास्ट में जीरो है ना, इसलिए ओवरऑल नंबर के भी लास्ट में जीरो। समझ गए? ये बात तुम्हारी सही है कि ऐसे वो क्लियर ही नहीं हो रहा है कि लास्ट में जीरो से क्या मतलब है। तो इसी के लिए एग्जाम्पल में एक और ले लो कि मान लो यहां पे होता 4 की पावर n की जगह 50 to the power n, तब मैं लिखता 2 into 5 स्क्वायर की पावर n। ऐसे आ जाता ना? क्यों? तो 10 आ तो गया। अब ये हमेशा लास्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा?
कोई भी डिजिट लिखोगे तो 10 का पावर कुछ भी हो वो तो लास्ट में ही जाके जीरो ऐड हो जाएंगे। अब समझ आई बात? कौन कौन नहीं आया? और मयूरी तो शायद, लेके एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। राधिका, फिर वैशाली। अरे मानवी के लिए नहीं यार, मेरा भी टाइम सेटल नहीं हो रहा था ना नाइन्थ वाला। तुम्हें लगता है कि राधिका, वैशाली, मयूरी, मानविक ना? चलो, अब ये सबको क्लियर हो गया। अब जो फटाफट करना है बेटा अभी, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जल्दी जल्दी करो। 6 को क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। और 20 को 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब जो एचसीएफ है वो क्या होगा? दोनों में जो हाईएस्ट पावर कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर कितनी कॉमन है? 2 टू द पावर 1 कॉमन है, तो वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो हर प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर ले लो, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 2 ले लो, 2 टू द पावर 1 ड्रॉप कर दो, यहाँ पे 5 की पावर 1 ले लो और 3 की पावर 1 ले लो। ग्रेटेस्ट पावर को अडॉप्ट कर लो, स्मॉलेस्ट पावर को छोड़ दो। अब ये जरा जल्दी से डेफिनेशन लिखो, एचसीएफ की और एलसीएम की। डेफिनेशन। एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर्स हैं उनको ले लोगे। जैसे जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 2 टू द पावर 1 भी है, लेकिन 2 टू द पावर 2 भी है, तो 2 टू द पावर 2 लोगे। और 5 टू द पावर 1 है, और 3 टू द पावर 1 है। लिखा? ओके, फिर एक और लिख लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल, नहीं नहीं, ये तो मोर के लिए भी है। हम्म।
कहाँ लिखा है? फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। कि उन्होंने ए बी। चलो अभी टू के लिए लिख लो, मैं चेक कर लूंगा। आई थिंक टू के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे। आई थिंक टू के लिए ही होगा, क्योंकि जो नंबर्स होंगे उनके फैक्टर कॉमन होने लगेंगे। टू के लिए है। अब ये जल्दी से करो। फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 एंड 404 हम्म हम्म सो एचसीएफ ऑफ 96 लिखना है। तो 96 को कैसे लिखूं? टू की पावर कितनी है? 5। और थ्री की पावर, और 404 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ में लोएस्ट पावर ले लेते हैं, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर। ये एलसीएम हो गया। अब चेक किया? आ रहा है नंबर सेम? तुम्हें समझ आ रहा है भाई? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स से चेक करो। इन दोनों का प्रोडक्ट एच सी एफ इंटू एलसीएम हो, नहीं वैसे चेक कर लो ना। 96 इंटू 404 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 101 की पावर 1 इज इक्वल टू व्हाट इज एच सी एफ? 2 to the power 2, and what is LCM? 2 to the power 5 into 3 to the power 1 into 101 to the power 1. So left hand side is equal to right hand side. आगे बढ़ते हैं। Find the HCF and LCM of this using prime factorization कर लेंगे। और तीन के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है प्रोडक्ट वाला, ये भी प्रूफ करना है। फिर ये एक्सरसाइज है। अरे नहीं, वो तो गलत हो जाएगा ना। चलो ये जल्दी से करो।
देखते जाओ ना, फिर ये घर पे करना। अभी देख लो फटाफट। पहला देखो, सभी लोग, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कर लोगे? करूँ? नहीं कर लोगे कि नहीं? कर लोगे? तुम बताओ भाई शौर्य। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रूव करो, ये भी बता दिया। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन इसमें प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। LCM into HCF will not be equal to ABC. It is only okay for A into B. चलो क्वेश्चन 4 करो जल्दी जल्दी। हम्म। हम्म। हाँ जी। आज स्कूल है? हैं? उसने, अनवी ने भेजा है क्लास 9 की। आज तो स्कूल नहीं होना चाहिए। चलो बेटा, ये कर लिया। फिफ्थ। शौर्य तुम्हारा फिफ्थ देखो, फोर्थ हो गया। पूरा करो। तुम लोग फिफ्थ करो। तुम्हारा फोर्थ हो गया। तुम्हारा भाई फिफ्थ करो। सिक्स।
चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद अ डिजिट 0। तो 3 into 2 to the power n, तो ये 3 to the power n और 2 to the power n, तो ये कभी भी बिकॉज ऑफ द, अच्छे से लिखोगे, प्राइम जो थ्योरम का क्या नाम है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वी कांट राइट, वी विल नेवर गेट जीरो ना। एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। हम्म, पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, फिर प्राइम ही ऐड हो रहा है, और दूसरा वाला निकाला। नहीं नहीं, एंड एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। वही इनको मल्टीप्लाई करना होता है, वो मल्टीप्लाई करके एक प्राइम नंबर आता है। नहीं, वो उसके पहले ही तुम बता सकते हो ना, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे। ये भी बोल है, हाँ, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कैसे बोलोगे? हाँ, उससे कैसे बोलोगे? due to the unique the wait, as this the yeah, sum या product will be a व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? अब पहले ही देखो, तुमने प्राइम में ब्रेक डाउन कर दो, और फिर प्राइम ही ऐड हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी अ कंपोजिट नंबर। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes, Ravi takes 12 minutes for the same track. After how many minutes they can meet again? तो कॉमन चाहिए होता है ना, तो 18 को कैसे लिखोगे? और 12 को? तो एचसीएफ कितना होगा? ये होता है कि कब ये लोग मीट हम्म, तो लिखो। या हम्म, तो एलसीएम कैसे लिखूं? 2 to the power 2 ले लूं, और 3 to the power 2 ले लूं, हाईएस्ट हाईएस्ट ले लूं, हाईएस्ट पावर्स। तो ये हो जाएगा 4 into 9, विच इज 36। ये एक्सरसाइज हो गई।
जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे उनको प्रॉपरली लिखना जरूरी है। एक बार देखो जरा कैसे लिखा हुआ है इसमें। फोर्थ के बाद सीधा सेवन। अब जो है वो तुम ऑलरेडी नाइन्थ में पढ़ चुके हो, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करें। थैंक यू। एंड डोंट फॉरगेट कि मुझे चाहिए एक अलग कॉपी